हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर है उत्तरवर्ती मुगल शासक, वो पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? उत्तरवर्ती मुगल शासक। और उत्तरवर्ती मुगल शासक का जो समय था वो 1707 एडी से लेके 1757 एडी तक था। इसमें जो पहला राजा थे औरंगजेब के बाद, वो बहादुर शाह प्रथम बने। और 1857 में जो सबसे अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह, वो भी बहादुर शाही थे, द्वितीय थे वो, और उनको जफर कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर जो अंतिम मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह द्वितीय जफर के साथ एक दो इंपॉर्टेंट बात है कि इनके दरबार में इब्राहिम जौक रहते थे। इब्राहिम जौक रहते थे, ठीक। ये भी शायर गजल लिखते थे, गजल और शायरी लिखते थे। और मिर्जा असद खां उल्ला गालिब। मिर्जा गालिब का पूरा नाम था मिर्जा असद खां उल्ला गालिब। इब्राहिम जौक और मिर्जा असद खां उल्ला गालिब, ये दोनों किनके दरबार में रहते थे? बहादुर शाह द्वितीय या जफर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफर के दरबार में रहते थे। मैंने पूरा नाम इसलिए लिखा दिया कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या था। तो असद उल्ला खां गालिब, ठीक। और इब्राहिम जौक, ये दोनों इनके बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये दोनों शायरी और गज़ल लिखते थे। एक थे हसन अस्करी, ये बहादुर शाह द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। और ये बहादुर शाह द्वितीय को थोड़ा सा आध्यात्मिक सलाह देते थे। ये सब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है। और बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने 1 लाख रुपया पेंशन दिया। कितना दिया? 1 लाख रुपया पेंशन दिया। और 15 लाख रुपया का रेंट देता था, किराया। किराया किस चीज़ का? तो जो मुगल, जो जैसे लाल किला हुआ, चाहे मुगल के जो भी राजभवन थे जिसका प्रयोग अंग्रेज करते थे, तो उसके बदले में 15 लाख रुपया का किराया अंग्रेज जो है मुगल बादशाह को देता था। 1 लाख रुपया पेंशन प्रति माह देता था, 15 लाख रुपया किराया देता था, जो मुगल भवनों का उपयोग अंग्रेज करते थे। और 1000 रुपया पारिवारिक पेंशन देता था। ये सब इसलिए लिखा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सब आपको लिखा दिया। तो मेरे ख्याल से अब आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और पहला चैप्टर आपका उत्तरवर्ती मुगल शासक अब समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश। देखिए, भारत में यूरोपीय जो भी कंपनी आई है वो एक्चुअली मध्यकाल में ही आया है। क्योंकि आधुनिक भारत कहीं ना कहीं शुरुआत होता है 1707 एडी या 1757 एडी। तो इसके पहले ही सारी कंपनियां भारत में आ गई थी। जो भी कंपनी है यूरोपीय कंपनी, वो सभी आ गई थी। सबसे पहले कंपनी आई पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई। उसके बाद आया आपका ब्रिटिश कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, उसके बाद डच कंपनी, उसके बाद डेन्स कंपनी, डेनमार्क का कंपनी, डेनमार्क कंपनी, और फ्रांसीसी कंपनी। ये भारत में इतने कंपनी आए थे।
पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी, डेनमार्क कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। पुर्तगाली जो कंपनी था वो स्थापना हुआ था 1505 एडी में। पुर्तगाली कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1505 एडी में। और 1600 एडी में ब्रिटिश कंपनी का स्थापना हुआ था। डच कंपनी का स्थापना 1602 एडी में हुआ था और डेनमार्क कंपनी का स्थापना 1616 एडी में हुआ था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुआ था, 1664 एडी में हुआ था। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1505 एडी में, ब्रिटिश कंपनी की स्थापना 1600 एडी में, डच कंपनी का स्थापना 1602 एडी में, डेनमार्क कंपनी का स्थापना 1616 एडी में और फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 एडी में हुआ। पुर्तगाली कंपनी को एस्तादो ड इंडिया भी कहा जाता था। पुर्तगाली कंपनी को क्या कहा जाता था? एस्तादो ड इंडिया। और ब्रिटिश कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। और डच कंपनी को वेरिंगदे ओस्ते इंडेसे कंपनी कहा जाता था। वेरिंगदे ओस्ते इंडेसे कंपनी कहा जाता था। और फ्रांसीसी कंपनी, डेनमार्क कंपनी को डेनमार्की कंपनी कहा जाता था और फ्रांसीसी कंपनी को इंडसे एस्तादो द इंडिया कंपनी कहा जाता था। इंडसे एस्तादो द इंडिया कंपनी कहा जाता था। पुर्तगाली कंपनी को एस्तादो द इंडिया, ब्रिटिश कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था और ब्रिटिश कंपनी के बारे में और कुछ भी बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना ही समझिए कि पुर्तगाली कंपनी को एस्तादो द इंडिया, ब्रिटिश कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, डच कंपनी को वेरिंगदे ओस्ते इंडेसे कंपनी कहा जाता था, डेनमार्क कंपनी को डेनमार्क कंपनी ही कहा जाता था और फ्रांसीसी कंपनी को इंडसे एस्तादो द इंडिया कंपनी कहा जाता था। तो ये सब जो है आपको इनसे ओरिएंटल कंपनी कहा जाता था। पुर्तगाली कंपनी को फ्रांसीसी कंपनी को इनसे ओरिएंटल कंपनी कहा जाता था। इनसे ओरिएंटले कंपनी कहा जाता था। फ्रांसीसी कंपनी को क्या कहा जाता था? इनसे ओरिएंटले कंपनी। और पुर्तगाली कंपनी को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। तो ये कंपनी के विभिन्न नाम हैं और सभी कंपनी के अंत में ईस्ट इंडिया लगा हुआ है। ईस्ट इंडिया इसलिए लगा हुआ है कि यूरोप के ये सभी कंपनी थे, तो यूरोप के पूरब में ही जो है भारत है, चाहे एशिया के साथ व्यापार करना था, तो इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी सबके साथ जोड़ा जाता था। जैसे ब्रिटिश कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अर्थ ही यही हो गया कि पूरब के साथ व्यापार करना, है ना। लेकिन ये कंपनी का क्रम है, कंपनी की स्थापना का क्रम है। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले स्थापित हुई, फिर ब्रिटिश कंपनी स्थापित हुई, फिर डच कंपनी स्थापित हुई, फिर डेनमार्क कंपनी, फिर फ्रांसीसी कंपनी। लेकिन कंपनी भारत में कैसे आया? तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई। पुर्तगाली कंपनी के बाद आया आपका डच कंपनी और डच कंपनी के बाद आया ब्रिटिश कंपनी और ब्रिटिश के बाद डेनिश आए और डेनिश के बाद आए आपको फ्रांसीसी। पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले 1498 में ही आ गई थी। आप लोग आश्चर्य कीजिएगा कि 1505 में कंपनी बना और 1498 में कैसे आ गए, तो वो मैं अभी समझा देता हूँ। 1600 डच आ गए थे 1605 में और ब्रिटिश आए भारत में 1608 में और डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी 1664 में। तो सबसे पहले कंपनी का स्थापना का क्रम है तो पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डच कंपनी, डेनमार्क कंपनी, फिर फ्रांसीसी कंपनी। अगर कंपनी का भारत में आने का क्रम है तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी, फिर आपका डच कंपनी, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी, फिर डेनिश कंपनी, फिर फ्रांसीसी कंपनी। तो ये थोड़ा सा अंतर आप लोग ध्यान में रखिएगा। कंपनी का स्थापना का क्रम और भारत का आने का क्रम ये दोनों अलग अलग है। कंपनी का स्थापना का क्रम पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेन्स और फ्रांसीसी। और कंपनी के भारत आगमन का क्रम तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रांसीसी। ये थोड़ा सा दोनों अंतर आप लोग याद रखिएगा। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और अधिकांश विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं
और कुछ टिक गलत कर देते हैं। अब हम लोग सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, तो पुर्तगाली कंपनी आई थी। हम लोग सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली कंपनी, देखिए, यूरोप में 15वीं शताब्दी में काफ़ी जो है भौगोलिक खोज शुरू हुआ। यूरोप में 15वीं सदी में भौगोलिक खोज शुरू हुआ। भौगोलिक खोज का कारण है, किसी चीज़ का कारण होता है, और भौगोलिक खोज सबसे पहले शुरू हुआ पुर्तगाल में और स्पेन में। पुर्तगाल और स्पेन में, पुर्तगाल और स्पेन में भौगोलिक खोज इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यह देश जो है यूरोप के पश्चिम में, यूरोप के किस चीज़ में है, पश्चिम भाग में, और यूरोप का जो पूर्वी भाग है उस वहाँ पर इटली जैसा देश है, इटली है, यूनान है, ये सब देश है। तो पहले जो प्राचीन काल से ही एशिया और भारत के साथ यूरोप का व्यापार होता था। तो जो व्यापार होता था एशिया के साथ यूरोप का, वो इटली और यूनान जो है इसके बीच में मध्यस्थ का काम करते थे, और इटली और यूनान के व्यापारी ही पश्चिम भाग अर्थात पुर्तगाल या स्पेन को या और भी देश को जो पूरब से मसाला आता था वह सप्लाई करते थे। पूरब के मतलब भारत में जो मसाला होता था या भारत के जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जो मसाला होता था उसकी मांग यूरोप में काफ़ी थी, क्योंकि उस समय फ्रिज का आविष्कार नहीं हुआ था और यूरोप में काफ़ी ठंड पड़ता है, तो वहाँ के लोग मांस खाते थे और मीट को फ्रीज करने के लिए काली मिर्च की बहुत आवश्यकता होती थी। तो यही सब डिमांड था यूरोप के बाज़ार में, और जिसकी पूर्ति इटली के व्यापारी करते थे, जो यूनान के व्यापारी करते थे। इटली जो है भूमध्य सागर के किनारे अवस्थित है, और यही भूमध्य सागर जो है लाल सागर से जुड़ा रहता था और ये अरब सागर से जाके मिल जाता था, और व्यापारी जो है भूमध्य सागर से होते हुए, लाल सागर होते हुए, अरब सागर होते हुए वो भारत की ओर चले आते थे। लेकिन इसी क्षेत्र में जो एकदम इटली और तुर्की, यूरोप से एकदम सटा हुआ क्षेत्र है तुर्की, वहाँ पर उस क्षेत्र में तुर्की का अधिकार हो गया। 1453 में तुर्की का अधिकार हो गया, और यह हुआ कि इस व्यापार पर, जो भूमध्य सागरीय व्यापार पर था, उस पर जो है अब प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि अरब के व्यापारी एशिया के व्यापार पर और इटली के व्यापारी भूमध्य सागर के व्यापार पर अपना नियंत्रण रखते थे, और फिर वह इसी भारत से जो भी व्यापार आता था वो अरब व्यापारी के पास आता था, और फिर अरब के व्यापारी इटली के व्यापारी को देते थे, तो इटली के व्यापारी पश्चिम भाग को देते थे, पुर्तगाल को, स्पेन को, और को देते थे। इस प्रकार वस्तु की कीमत भी भारत से, चाहे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया से जाते जाते पश्चिम भाग तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी बढ़ जाती थी, और फिर यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, तुर्कों का नियंत्रण हो गया। अब एक वैकल्पिक मार्ग की खोज हुई। तो वैकल्पिक मार्ग की जब खोज हुई तो यूरोप से एक रास्ता जो है, यूरोप के नीचे आप देखिएगा तो अफ्रीका है, जैसे मान लीजिए यूरोप है और ये अफ्रीका है ना। तो यूरोप जैसे पुर्तगाल और स्पेन यहाँ पर है, तो पुर्तगाल और स्पेन से व्यापारी ऐसे चले अफ्रीका से सटे हुए, और ये जो है ऐसे आते हुए थे, ये पूरा अरब प्रायद्वीप क्रॉस करते हुए यहीं पर भारत था, यहीं पर ये आके चले आए। तो कहने का कालीकट हुआ, कालीकट के बंदरगाह पर आ गए। तो ये स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, और ये उत्तमासा अंतरीप हो गया। उत्तमासा अंतरीप हो गया। उत्तमासा अंतरीप का नाम आजकल आसा अंतरीप कर दिया गया, आसा अंतरीप कर दिया गया है। नवंबर 1947 के बाद जो है उत्तमासा अंतरीप को आसा अंतरीप बोला जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केप ऑफ गुड होप नहीं बोला जाता है, अब सिर्फ गुड होप बोला जाता है, केप ऑफ गुड, है ना, केप ऑफ होप, सॉरी, पहले गुड होप था, अब होप हो गया है ओनली, और केप है ही, है ना। तो यहीं से तो कुछ आप एक तरह से कह सकते हैं यूरोप में 4 व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए यात्री के रूप में, नाविक के रूप में 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए। एक स्पेन के थे क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने ये चले थे पश्चिम की ओर, चूंकि उनको पता था कि पृथ्वी गोल है, तो अगर हम पश्चिम से भी चलेंगे तो हम पूरब भारत पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो चूंकि उनको पता था कि भारत चाहे
पूरब में है, तो पश्चिम से चलेंगे तो पूरब पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है। इसी कॉन्सेप्ट पर कोलंबस जो है पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिए और अटलांटिक पहुंचते पहुंचते चले गए अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका को ही भारत समझ लिया। लेकिन ऐसी नहीं थी, अमेरिका नहीं, उन्होंने अमेरिका का खोज कर दिया था और 1492 में चले थे। एक दूसरा यात्री थे पुर्तगाल के, उनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल के रहने वाले थे, और ये जो है केप ऑफ गुड यूरोप से के दक्षिणी भाग होते हुए वो अटलांटिक महासागर से एंट्री करते हुए अफ्रीका के किनारे किनारे, पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका किनारे किनारे और दक्षिणी किनारा पर उत्मासा अंतरीप होते हुए फिर जंजीबार होते हुए वो पहुंच गए केरल के कालीकट बंदरगाह पर। केरल के कालीकट बंदरगाह पर ये चले थे 1498 में। 1498 में ये भारत पहुंचे थे। 20 मई 1498 को ये भारत पहुंच गए थे। यहीं पर एक कडवडब्बू बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? केरल के कालीकट पर है, कडवडब्बू बंदरगाह है, उसी नाम है कडवडब्बू बंदरगाह। केरल जो जिस बंदरगाह पर एग्जैक्ट पहुंचे थे कालीकट में, वो बंदरगाह का नाम है कडवडब्बू। ठीक, एक हो गया स्पेन के, और एक ब्रिटेन को हो गया कैप्टन कुक। कैप्टन कुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया को खोजे थे। और एक हॉलैंड के हो गए तस्मान। हॉलैंड के कौन हो गए? तस्मान। तस्मान ने न्यूजीलैंड का खोज किया और तस्मानिया का खोज किया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट नाविक हुए, चाहे आप कह सकते हैं कि भौगोलिक खोज करता हुए स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने 1492 में अमेरिका को खोजा, और पुर्तगाल वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए चले, ब्रिटेन का कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया खोजे, और हॉलैंड का तस्मान न्यूजीलैंड और तस्मानिया खोजे। ये 4 इंपॉर्टेंट यूरोप के यात्री हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रायः पूछ लिया जाता है। ये लगभग 90 दिन तक यात्रा किए पुर्तगाल से, और ये पहुंचे केरल के बंदरगाह पर, कडवडब्बू बंदरगाह पर। ठीक, इस यात्रा में पुर्तगाली शासक हेनरी द नेविगेटर ने वास्को डी गामा को काफ़ी साथ दिया था। उनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल के राजा थे, और इनका नाम प्रिंस हेनरी था। पुर्तगाल के राजा का नाम प्रिंस हेनरी था, लेकिन ये नाविक के समुद्री अभियान में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, इसलिए इनका नाम रख दिया गया प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। और इन्हीं के सपोर्ट से, आर्थिक सपोर्ट से और वैज्ञानिक सपोर्ट से, जो जैसा भी कहिए, जो है वास्को डी गामा पुर्तगाल से अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी भाग से किनारे किनारे होते हुए दक्षिणी भाग पहुँचे केप ऑफ गुड होप, और फिर वहाँ से वो जंजीबार होते हुए भारत में जो कालीकट, कोचीन में कालीकट जो बंदरगाह है वहाँ पर ये पहुँच गए। इसको जो बंदरगाह का नाम है कडवडब्बू, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। और ये पहुँचे थे 20 मई 1498 को। इस समय कालीकट में जमोरिन शासक था। कालीकट का शासक का नाम था जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का काफ़ी इज्जत किया, और वास्को डी गामा जो आए थे वो अब एक पथ प्रदर्शक था, उसका नाम था अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद की सहायता से जो है वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुँचे थे। उस समय कालीकट का स्थानीय शासक जमोरिन था। लेकिन जैसे ही वास्को डी गामा जमोरिन के यहाँ पहुँचे तो अरब व्यापारी लोग काफ़ी विद्रोह करने लगे। लेकिन फिर यह वास्को डी गामा जो है फिर वह उसी रास्ते से, जैसे आए थे जिस रास्ते से, उसी रास्ते से होते हुए वो पुनः पुर्तगाल पहुँच गया। और पुर्तगाल जब पहुँचे तो जो वस्तु, काली मिर्च और जो भी मसाला लेके यहाँ से गए थे, उसकी कीमत जो है यूरोप के बाज़ार में 60 गुना ज़्यादा था। जो उनका यात्रा व्यय था उससे 60 गुना ज़्यादा कीमत इनको बाज़ार में मिला। तो इसके कारण आर्थिक फायदा भी और व्यापारिक फायदा भी इन लोगों ने फिर जो है, तो 1500 AD में पेड्रो कैवरल आए। फिर वो कालीकट बंदरगाह पर आते हैं, और जमोरिन जो वहाँ का राजा है
उसके पास आते हैं 1500 में, भी पुर्तगाल के पेड्रो कैब्रल हैं। तो इस समय जो अरब व्यापारी काफ़ी विद्रोह कर रहे थे पुर्तगाली व्यापारी का, तो पेड्रो कैब्रल ने क्या किया, अरब व्यापारियों को पराजित कर दिया और 2 जहाज अरब व्यापारियों का लूट के जमोरिन को दे दिया। ये सब कहानी है। फिर 1502 एडी में फिर से जो है वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है, इस बार 2 जहाज के साथ आता है। और 1503 एडी में पुर्तगाली का पहला कंपनी या फैक्ट्री कहिए या किला कहिए, जो भी कह लीजिए, वह स्थापित होता है कोचीन में। ठीक, पहली फैक्ट्री कौन सी है 1503 में, कोचीन में। और 1505 में जो है दूसरा फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित होता है। पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कौन सी है, 1503 में कोचीन में है और 1505 में कन्नूर में है। मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये जो थे 1505 से लेके 1509 तक पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर थे। क्या थे, गवर्नर थे। तो पहला जो गवर्नर थे वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही थे। 1509 में इन्होंने द्वीप को जीत लिया, 1509 में इन्होंने द्वीप को जीत लिया। ये द्वीप को जीतने से पुर्तगाली सरकार का कहना था, अल्मीडा को ये साफ निर्देश दिया गया था कि अब जो है आपको एक किला स्थापित करना होगा या कंपनी स्थापित करना होगा, वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, वह हिंद महासागर में हम लोग का व्यापार जो है बेरोक टोक हो सके, उसके लिए आपको यह काम करना होगा। तो 1509 में इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने द्वीप को जीत लिया। और द्वीप की औस्थिति आप देख ही रहे हैं, वो अरब सागर के पास है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक सिस्टम शुरू किया, इसको कहते हैं कार्टेज पद्धति। कार्टेज पद्धति, कार्टेज पद्धति में यह होता था कि कोई भी भारतीय जहाज, चाहे एशिया का जहाज, अगर वो समुद्र में हिंद महासागर में के थ्रू किसी भी देश से व्यापार करना चाहता है, अगर उस पर मसाला है या शस्त्र है, तो वह कार्टेज लेगा। कार्टेज का अर्थ हुआ कि पुर्तगालियों को कुछ पारगमन शुल्क देगा। अगर वह शुल्क नहीं देगा तो वह जो है पुर्तगाली गवर्नर या पुर्तगाली कंपनी उसको लूट के नष्ट भी कर सकता है या उसको मतलब अपने कैप्चर में कर सकता है। तो कहने का अर्थ कि हिंद महासागर में इसने अपना व्यापार को मजबूत करने के लिए ये जो है कार्टेज पद्धति इन्होंने लाया। अल्मीडा जो था वो कह सकते हैं कि भारतीय पुर्तगाली कंपनी का संस्थापक था। उसके बाद आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पुर्तगाली राज्य के दूसरे गवर्नर थे। इनका समय था 1509 से लेके 1515 एडी तक। एक चीज और, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा में एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं। 1509 में चौल का युद्ध हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है चौल का युद्ध। चौल का युद्ध में 3 शक्तियों ने भाग लिया था, मिस्र प्लस गुजरात का बादशाह ये 3 और इधर से थे पुर्तगाली कंपनी। अल्मीडा ने इन लोगों को पराजित कर दिया और मिस्र, तुर्की और गुजरात का बादशाह, ये तीनों को चौल के युद्ध में जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पराजित कर दिया और चौल पर अधिकार कर लिया और 1509 में द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए और 1509 से 1515 एडी तक था। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। पुर्तगाली राज्य का भारत में वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। पुर्तगाली राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भी कहा जाता है।
1510 एडी में इसने गोवा जीत लिया। 1510 एडी में इसने गोवा जीत लिया बीजापुर के आदिल शाही शासक से, बीजापुर के आदिल शाही शासक से। लेकिन अभी भी जो कह सकते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र बिंदु कोचीन ही था, पूरा काम जो है कोचीन से ही होता था। लेकिन 1510 एडी में गोवा इन्होंने जीत लिया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। 1511 एडी में दक्षिण पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण मंडी है मलक्का, आप लोग जानते ही होंगे मलक्का, जो दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जलडमरू मध्य है, मलक्का को इसने जीत लिया। और 1515 में इसने फारस की खाड़ी में हुर्मुज को जीत लिया। कहने का अर्थ कि संपूर्ण हिंद महासागर, मलक्का और हुर्मुज पर नियंत्रण का अर्थ है कि संपूर्ण हिंद महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण अब स्थापित हो गया। अभी भी आप देखिएगा चीन जो अभी जो पॉलिसी चल रहा था हाल में, जिसको भारत को घेरने की नीति थी, उसी क्रम में वह नीति ही था कि उधर जो ग्वादर बंदरगाह को कैप्चर कर रहा था, सब था हुर्मुज पर नियंत्रण, क्योंकि हुर्मुज से लेके मलक्का तक जिसका नियंत्रण होगा वह हिंद महासागर पर उसका नियंत्रण होगा। ये पुर्तगाली ने ही सबसे पहले दिया था और इसी चीज़ को ब्रिटिश ने अपनाया। पुर्तगाली को हटा, जब पुर्तगाली आउट हुए हिंद महासागर से, तो फिर अंग्रेज ने उस नीति को अपनाया और फिर हाल फिलहाल में चीन ने इस नीति को अपना दिया। श्रीलंका पर जो बंदरगाह बना रहा था वह सबके पीछे यही कॉन्सेप्ट था। और खैर यही कारण है कि श्रीलंका अब दिवालिया भी हो गया। बांग्लादेश का भी हालत आप देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ चीन ने, चूँकि चीन तो अपने फ़ायदे के लिए नीति ला रहा था, लेकिन उसका जो है खामियाजा श्रीलंका भुगत चुके हैं, बांग्लादेश भुगतने वाले हैं। खैर ये सब अलग चीज़ है। तो ये पूरा नियंत्रण ये कर लिया था और ये सब कहीं ना कहीं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी था, उसी के अंतर्गत था। ब्लू वाटर पॉलिसी था। ये ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही था। नीले पानी की नीति इसको कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हिंद महासागर पर कोई भी व्यापार जो होगा, एशिया का व्यापार होगा, पुर्तगाली के नियंत्रण में होगा। और इसको जो है आप कह सकते हैं कि काफ़ी एपेक्स पर लाया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। जैसे ही मलक्का जीत लिया और हुर्मुज जीत लिया, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एक चीज़ और काम किया कि पुर्तगालियों से कहा कि भारतीय स्त्रियों से तुम शादी करो। तो ये सब जो है ये काम किया और अल्फांसो डी अल्बुकर्क का ये काम है। उसके बाद अगर हम देखते हैं नीनो डी कुन्हा हुए। नीनो डी कुन्हा जो थे, इनका समय 1529 एडी से लेके 1538 एडी तक था। नीनो डी कुन्हा ने, अभी तक तो पुर्तगाली पश्चिमी तट पर थे, ये पूर्वी तट तक पहुंच गए। पूर्वी तट पर कैसे पहुंच गए? तो संत थोमे, ये मद्रास के पास है। यहाँ पर भी एक इन्होंने पुर्तगाली नियंत्रण या पुर्तगाली कंपनी का स्थापना कर दिया। उसके बाद ये पहुंच गए बंगाल, और बंगाल में उस समय जो शासक थे 1534 एडी के आसपास जो शासक थे, इन्होंने क्या किया, सतगांव, चटगांव, ये सब जो है प्राप्त कर लिया वहाँ के मुस्लिम शासक से। और कहा जाता है कि चटगांव जो था पूर्वी भारत में, चाहे मतलब बंगाल की खाड़ी में, सबसे पुर्तगालियों का महान व्यापारिक बंदरगाह था। चटगांव बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह था पूर्वी भारत में, बंगाल की खाड़ी में। इसी चटगांव को औरंगजेब ने 1686 में नष्ट कर दिया था। 1686 ईडी में नष्ट कर दिया था। जब सतगांव और चटगांव का इंपॉर्टेंस घटा तो पुर्तगालियों ने हुगली को अपना केंद्र बनाया। और हुगली से जो है पुर्तगाली जो क्या करते थे, समुद्री डकैती करते थे बंगाल की खाड़ी में। तो इससे काफ़ी इनका जो है नाम, एक तरह से कह सकते हैं कि व्यापारी के रूप में नहीं, अब समुद्री डकैत के रूप में ये जाने लगे। बंदेल में भी इन्होंने अपना, बंदेल जो है शाहजहां दिया था पुर्तगालियों को अपना कंपनी खोलने के लिए। और हुगली भी जो है कंपनी खुल चुका था। बाद में हुगली से 1632 में शाहजहां जो है पुर्तगालियों को भगाते हैं। यह सब जो है पुर्तगाली का पूर्वी भारत में जो कंपनी पर इस तरीके की चीज़ है।
निनो डी कुन्हा, उसके बाद जोवा डी कैस्ट्रो शासक हैं, जोवा डी कैस्ट्रो, और एक है मार्टिन डिसूजा। इनका नाम है मार्टिन डिसूजा। मार्टिन डिसूजा का समय है 1542 में आए थे और 1546 तक रहे थे। इनके समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक जेसुइट पादरी आया था, उसका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर आया था। यह पहला पादरी जेसुइट पादरी था और यह फ्रांसिस्को जेवियर आया था। आज वीडियो इतना ही रहने दीजिए, काफ़ी लंबा हो रहा है और आप लोगों को भी समझने में दिक्कत हो रहा होगा। बस इतना ही समझिए कि मार्टिन डिसूजा गवर्नर बन के आया 1542 से 1546 तक, और ये इन्हीं के समय में जो है जेसुइट पादरी फ्रांसिस्को जेवियर आए थे। आज का वीडियो इतना ही रहने दीजिए, काफ़ी लंबा हो रहा है। फिर हम पुर्तगाल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।